नमस्कार। RUSI गवर्नमेंट कॉलेज बालेश्वर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात है BA पार्ट 2 राजस्थान ज्योग्राफी की। जो राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभागों का हम बहुत विस्तृत और काफी पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। तो आप अब आ जाइए और जुड़ जाइए। अपने नोट्स नोट डाउन नोट्स अपनी नोटबुक साथ में ले लीजिए और नोट डाउन करते जाइए। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से आप साथ साथ चलते रहेंगे। राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग आपने पढ़े होंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में, हर जगह, कोई भी एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, छोटे से बड़ा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हो चाहे रिटर्न का हो, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए इसको आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर, बहुत एकाग्रचित होकर आपको पढ़ना है। और कुछ जो मैं हाईलाइट करते जाऊं वो पॉइंट आपको नोट डाउन भी करने हैं, और वैसे चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड था। आप सबको पता है कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक फेज में एक बहुत बड़ा भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। जिसका नाम था भूखंड का नाम था पेंजिया, और एक विशाल महासागर था जिसे पेंथलासा कहा जाता था। तो पेंजिया और पेंथलासा के रूप में पूरी पृथ्वी विभक्त थी। फिर धीरे धीरे पेंजिया के दो टुकड़े हुए और उसमें एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग बने। उत्तरी भाग का नाम था अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग का नाम था गोंडवाना लैंड। इन दोनों भूखंडों के मध्य का जो सागर था उसे तैतीस सागर कहा जाता था। बीच का जो भाग था उसे क्या कहा जाता था? तैतीस सागर। आप सबको पता होगा, हमने फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये पढ़ा है, तैतीस सागर। और जब हम हिमालय की उत्पत्ति देखते हैं उस समय भी हम तैतीस सागर का जिक्र करते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र, उसमें स्थित खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का ही अवशेष है। जो हम पश्चिमी राजस्थान में देखते हैं खारे पानी की झीलें, वो तैतीस सागर का अवशेष ही माना जाता है। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कभी महासागर हुआ करता था। जो हमारा ओकलवुड फॉसिल पार्क है, उसके हम अवशेषों का अध्ययन करें तो भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे कभी महासागर हुआ करता था। जबकि हम राजस्थान का मध्य जो पर्वतीय प्रदेश है उस और दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, उसका हम अध्ययन करें तो उसकी जो चट्टानी विशेषता वो गोंडवाना लैंड का के रूप में दिखाई देती है। तो जो मध्य पर्वतीय प्रदेश, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी भाग है हाड़ौती प्रदेश, वो गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान को सामान्यतः चार भौतिक विभागों में बांटा जाता है। कितने भौतिक विभागों में? चार। चारों के नाम देखिए आप। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, और लास्ट दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो ये चारों मुख्य भौतिक विभाग हैं राजस्थान के। इन चारों को ध्यान में रखना। आगे हम इनका सब डिवीजन पढ़ेंगे, उप विभाग इसके, या उप भौतिक विभाग हम देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने मैप आ रहा है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं मैं। राजस्थान के भौतिक विभागों का मैप अब इसमें आप क्लियर देख पा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को जो कलर दिख रहा है उस कलर से आप पता लगा सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा प्रदेश हो गया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश, बीच वाला पहाड़ी पर्वतीय भाग, फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में इसने ज्यादा दिखा दिया है। ये करौली और धौलपुर वाला इतना पार्ट इसमें नहीं आता। करौली धौलपुर वाला पूर्वी मैदानी भाग में ही आता है। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चले फिर। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का, इसका हम एरिया निर्धारण कर रहे हैं सबसे पहले। तो राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है।
ये एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला और वनस्पति वाला मरुस्थल है। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। क्या कहा है ईश्वरी सिंह ने? ये भी छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा? तो क्या नाम लेंगे आप? ईश्वरी सिंह ने। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 61%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, राज्य के 61% क्षेत्रफल पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलते देखो, ये 3-4 पॉइंट स्टार्टिंग वाले मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और राज्य के कितने कुल क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है ये 61% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में राज्य की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या किसमें निवास करती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहा करती थी। सरस्वती नदी के परवा क्षेत्र के जैसलमेर, जो सरस्वती नदी का परवा क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई। स्थापना नहीं है, चांदन नलकूप अपने आप बना, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा, चांदन नलकूप। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे है चांदन नलकूप? जैसलमेर में। किस नदी के प्रवाह पर है? सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में। इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, 12 जिले। टोटल कितने जिलों में फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश? 12 जिलों में। ये संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान ऊंचावच नहीं रखता है, अपितु भिन्नता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उच्चावचीय क्षेत्र है वो भिन्न भिन्न है, एक समान नहीं है। इसी भिन्नता के कारण इसे हम उप प्रदेशों में विभाजित करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम 4 उप भागों में या उप विभागों में विभक्त करते हैं। 4 कौन से हैं? एक तो है शुष्क रेतीला मैदान, या हम कह सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरी है लूनी जवाई बेसिन, लूनी नदी बेसिन। ठीक है, फिर आगे शेखावाटी प्रदेश, और फिर है गग्गर का मैदान। क्या है? गग्गर, गग्गर नदी का मैदान। आगे हम पहले प्रदेश का हम देख रहे हैं। पहले प्रदेश का नाम क्या है? शुष्क रेतीला प्रदेश। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। जो एकदम पश्चिमी एरिया है, शुष्क रेतीला जो प्रदेश है, 25 सेंटीमीटर से यहाँ पे कम वर्षा होती है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर और चूरू का कुछ भाग, कुछ पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। इस प्रदेश में सर्वत्र, मतलब चारों तरफ बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर सेवन घास के मैदान पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और सेवन जो घास है, सेवन आजकल गोचर भूमि पर हम कह सकते हैं सामाजिक वानिकी के रूप में भी लगाई जा रही है। तो गांवों के लोग मिलकर सेवन घास लगाते हैं गायों के लिए गोचर भूमि पर। तो जो सेवन घास जो पाई जाती है वो भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में एक प्रसिद्ध है जैसलमेर के आसपास, जिसे क्या कहा जाता है? लाटी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? लाटी सीरीज क्षेत्र। नाम क्या है इसका? एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं हम। लाठी सीरीज क्षेत्र किसे कहते हैं पता है? जैसलमेर के ऐसा जो सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र जहां भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है, इसे लाटी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध है और आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। फिर आता है पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष एवं जीवाश्म मिले हैं। मैंने पहले भी बताया, आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर में। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों के भंडार मिले हैं। तो ये भंडार भी हम आगे खनिज वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे।
फिर दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है अपना लूनी जवाई बेसिन। लूनी जवाई बेसिन की क्या विशेषता है? ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? अर्ध शुष्क प्रदेश। इसमें लूनी प्रमुख नदी है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। अन्य सहायक नदियां भी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका विस्तार पाली पाली जालोर जोधपुर का पूर्वी भाग और नागौर जिले के दक्षिणी भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। ये एक नदी निर्मित मैदान है। ये लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऐड नहीं किया है। लूनी नदी के बेसिन में एक कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण है, हम आगे आएगा, ये आगे पढ़ेंगे। कुब्बड़ पट्टी का लूनी जवाई बेसिन में पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः नागौर का दक्षिणी भाग और पाली का कुछ क्षेत्र आता है, जहां पर जल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्लोराइड की पानी वहां के मानव या लोग पीते हैं तो उनकी हड्डियों में हल्का मुड़ाव आ जाता है, मतलब हड्डियों में झुकाव आ जाता है उसकी वजह से, और दांतों में पीलापन रहता है फ्लोराइड की वजह से। तो इसी वजह से इस बेल्ट को क्या कहते हैं? इस बेल्ट को कहा जाता है कुब्बड़ पट्टिका, कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र, लूनी जवाई बेसिन को। फिर आगे चलते हैं शेखावाटी प्रदेश। इसे बांगड़ बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। देखो, बांगड़ प्रदेश और वागड़ प्रदेश अलग अलग है। वागड़ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि बांगड़ प्रदेश शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर और चूरू और नागौर जिले के उत्तरी भागों में विस्तृत है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन मतलब खारे पानी के गर्त या छोटी झीलें पाई जाती है, जैसे डीडवाना झील, डेगाना झील, सुजानगढ़ में ताल छापर, फिर कुचामन आदि प्रमुख छोटी खारे पानी की झीलें हैं। तो शेखावाटी प्रदेश हो गया। फिर चलते हैं गग्गर का मैदान। गग्गर नदी का मैदान कहाँ पे? आप सबको पता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र को गग्गर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता जो हड़प्पा काल की थी पाई जाती थी, और उसके काफी अवशेष और मिले हैं खुदाई करने से। मुख्य तथ्य है आज का, भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है। टीलों के बीच की निम्न भूमि में वर्षा, देखो छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। टीलों के बीच की जो निम्न भूमि मतलब नीचे भूमि होती है, उसमें वर्षा का जल भरने से जो अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टाट या रन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाट या रन। अस्थायी झीलें होती है, वर्षा का पानी आता है उसमें पानी भर जाता है, तो उन्हें टाट या रन कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर व सीकर को रेगिस्तानी क्षेत्र घोषित किया गया है। 12 जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्र घोषित किया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, समकोण बनाने वाले बालू के स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। वापस देखो, वापस सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मतलब पवनों की दिशा के जो समानांतर बनते हैं, पवनों की दिशा के समांतर मतलब पवनों की दिशा के ही अनुरूप जो बालू का स्तूप बनते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और जो समकोण मतलब 90 डिग्री, पवनों की दिशा के समकोण 90 डिग्री के कोण पे बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों में अंतर आपको ध्यान में होना चाहिए। 4 वर्ड है, 3 वर्ड है, देखो। इर्ग, इर्ग क्या? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जैसे जैसलमेर में पाया जाता है, इसे दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग नहीं है ये, इर्ग है। हमादा, हमादा कहा जाता है संपूर्ण पथरीला मरुस्थल होता है, जैसे जोधपुर में पथरीला मरुस्थल है, चारों तरफ पत्थर है, बंजर भूमि है। ऐसा जैसलमेर में भी पाया जाता है हमादा, संपूर्ण जो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हो और पथरीला मरुस्थल दिखाई दे, उसे क्या कहा जाता है? हमादा। रेग, रेतीला और पथरीला दोनों मिश्रित मरुस्थल होता है, उसे रेग कहा जाता है। तो रेतीला और पथरीला जो मरुस्थल है, उसमें मिश्रित रूप से दोनों विशेषताएं पाई जाती है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान में जाएं, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में ये विशेषता हमें दिखाई देती है।
रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूपों के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि मुख्य रूप से अगर रेगिस्तानी क्षेत्र में हम जाएंगे तो 3 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और बरखान। अनुप्रस्थ हमने अभी देखा था, पवन या वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? जो अनुप्रस्थ ऐसे बालू का स्तूप होते हैं जो वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं, सीधे वायु की दिशा के अनुरूप होते हैं। अनुदैर्ध्य होते हैं, आड़े तीर से बनते हैं और समकोण रूप में बनते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। बरखान, बरखान होते हैं अर्धचंद्राकार। हम देखते हैं जैसलमेर में जाते हैं या हम देखते हैं चूरू और बीकानेर में जाते हैं तो वहाँ बरखान के टाइप के रेत के अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप दिखाई देते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इनके 2 सींग होते हैं और बीच में उभरा हुआ भाग होता है जो हवा की वजह से इस आकार में बन जाता है। तो आज का मुख्य रूप से बड़ा बड़ा पार्ट जो हमने देखा है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान का, इसके हमने छोटे पार्ट भी देखे हैं। अब अगला जो प्रदेश आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश का, हम पार्ट 2 में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम इसी को यहीं रोकते हैं और पार्ट 2 भी इसका हम लेकर आएंगे। तो राजस्थान के भौतिक विभाग का पहला पार्ट पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान का यहाँ हम समापन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।